चलिए हम लोग प्रारंभ करें। तीसरा लेसन पिछले क्लास में आपको प्रारंभ किए थे चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा लेसन आज आपका खत्म हो जाएगा। कल इसी लेसन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद सिर्फ 2 लेसन बचेंगे, चौथा और पांचवा। हमने टारगेट रखा है कि इस मंथ में आपका 9th और 10th पॉलिटी कंप्लीट कर दें और 11th का पॉलिटी भी शुरू हो चुका है। तो 11th और 12th भी आप लोगों का पूरे मई तक में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पूरे एनसीईआरटी जो सिलेबस है हम लोग का ऑन टाइम पूरे कंप्लीट होकर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज के क्लास को शुरू करें। चुनावी राजनीति में हम लोग पिछले क्लास में समझे थे क्यों चुनाव जरूरी है, क्या भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है, इसी बात से हम लोग चल रहे थे। तो पहले हम लोग भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है कि नहीं, इसीलिए हम लोग समझ रहे थे कि भारत में चुनाव प्रणाली क्या है, हम लोग किस तरह चुनाव नहीं करके निर्वाचन प्रणाली करें, भारत में कैसे लोग निर्वाचित होते हैं, ये निर्वाचित प्रणाली हमारी जो है वो कैसे है। इस बात को पिछले क्लास में आप सारे बच्चे को समझाए थे कि हमारे देश में निश्चित समय में चुनाव का प्रावधान है कि हर 5 साल पर जो भी लोग जीते हुए हैं ऑटोमेटिक उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा है, विधानसभा है, ये सब ऑटोमेटिक भंग हो जाएंगे और फिर नए ढंग से गठन होंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे यहाँ कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम आजीवन चुनाव लड़ेंगे, एक बार जीत गए तो जब तक जिंदा है तब तक हम ही इस पद पे रहेंगे। ऐसा हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं। हम लोगों ने देखा था कि सभी पूरे भारतवर्ष को चुनाव क्षेत्र में बांटते हैं। चुनाव क्षेत्र का मतलब हमने देखा था कि लोकसभा में 543 क्षेत्र है, राज्य के आकार से तो विधानसभा के उसके क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सबसे छोटा क्षेत्र की बात किए थे तो वो नगर या हम लोग ग्रामीण जो शासन है, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं, इसमें सबसे छोटा वार्ड की बात चली थी। इसमें हम लोग देखे थे कि हमारे देश में संविधान बनाने वाले ने ये देखा कि ऐसा ना हो कि कई लोगों का आवाज दब जाए और इसके लिए जो एकदम हमारे समाज के गरीब वर्ग थे उनके लिए हमारे यहाँ आरक्षित निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आरक्षित निर्वाचन में भी हम लोग देखे थे कि कैसे उनके लिए सीट रिजर्व किया गया, परंतु वोट सबको देना है, वो सबके प्रतिनिधि थे। इसलिए आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि हमारे देश में जब चुनाव आता है मतदाता सूची को नए ढंग से बनाया जाता है, इसी को वोटर लिस्ट कहते हैं। और 18 साल जिस व्यक्ति ने पूरा कर लिया, बिना किसी भेदभाव के, न जाति देखना है, न लिंग देखना है, न किसी प्रकार का कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करना है और उनको इस मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। और वोटर लिस्ट में नाम जुटने के बाद उनको एक कार्ड मिलेगा जिसको हम लोग वोटर कार्ड के नाम से जानते हैं। परंतु ये भी हमने देखा कि वोटर कार्ड चुनाव के लिए आवश्यक नहीं है, व्यक्ति का पहचान किसी से हो सकता है। आवाज नहीं सही चल रहा है, 1 मिनट देख लें, 1 मिनट साउंड देख लेते हैं। आवाज अब देखिए सही है, सही आवाज जा रहा है, एक बार ओके लिखिए। आवाज अब सही है, अब तो यहाँ से तो सही दिख रहा है। अब देखिए सही है, सही जा रहा है आवाज, ओके ठीक है साउंड, कई बच्चे तो ठीक लिख ही रहे हैं। चलिए ओके सही है, चलिए सही है। चलिए तो बात को हम लोग ध्यान से समझें। हम लोगों ने यही देखा, क्लियर है, हम लोगों ने यही देखा कि मतदाता सूची में सभी व्यक्ति का नाम जुटना, जो व्यक्ति मर गए नाम हटाना, ये तमाम काम हमारे देश में किया जाता है। इसके बाद आप सभी बच्चे ने पिछले क्लास में देखा कि हमारे देश में उम्मीदवार जो भी खड़े हैं उनके नामांकन के लिए नामांकन पत्र भरना होता है। जिनको भी चुनाव में खड़ा होना है उनको चुनाव में नामांकन पत्र भरना पड़ेगा और नामांकन पत्र भरने में हम लोगों ने देखा कि उनको बड़ा कठोर नियम से गुजरना पड़ता है। एकदम पारदर्शी हमारे देश में बनाया गया है और हमारे देश में प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे उन्हें बताना होगा कि कितने उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, कितनी उनके पास संपत्ति है, कितनी उनकी देनदारी है, कर्ज है, उनके पत्नियों के पास कितनी संपत्ति है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और इन सब चीजों को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि वोटर समझ सके कि हमें किसे चुनना है। इसी क्रम में अगला नंबर हम लोग देखे थे चुनावी अभियान और आपको हम बताए थे कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पूरे लंबा समय दिया जाएगा, इसमें केवल 20-21 दिन का टाइम है। आप आराम से नामांकन पत्र भरिए और आपके चुनाव होंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हमारे यहाँ कई चरण में चुनाव का प्रबंधन किया जाता है और इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें चुनावी अभियान सभा के माध्यम से या जनसभा के या लोगों तक पहुंचिए, जैसे आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं टीवी पर डिबेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, ये सभी चीज। लेकिन इसमें भी आपको याद होगा कि एकदम स्ट्रिक्टली नियम बनाया गया। ये नियम क्या है? तो नियम स्ट्रिक्टली बनाया गया है चुनाव आचार संहिता। पिछले क्लास में आपको हमने समझाया था कि नियम कानून की एक संहिता बनाई गई है हमारे यहाँ। और ये नियम कानून की संहिता क्या है? कोई भी सत्ता पक्ष ऐसा नहीं है कि चुनाव की घोषणा के बाद वो सरकारी किसी गाड़ी का, सरकारी किसी कार्यालय का या ठीक से नहीं है, और में क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए अब साउंड सही है, सही है तो क्या लिखिए, अब सही जा रहा है, सही है साउंड, सही है ना, ओके। चलिए उसमें टेक्निकल गड़बड़ी था तो इसी को कर दिए, सही जा रहा है, चलिए सही है। तो अब हम लोग देखें आचार संहिता में आप सारे बच्चे को समझाए थे कि आचार संहिता में क्या था। तो सरकारी वाहन का, सरकारी अधिकारी का, ये सारे लोग एकदम कोई भी दुरुपयोग ना करें, सत्ता पक्ष के दुरुपयोग को रोकने का पूरा प्रावधान। कोई भी धार्मिक स्थल से किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं होगा, किसी भी चीज का शिलान्यास नहीं होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग भी चुनाव आयोग करेगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती, नई बहाली की भी घोषणा नहीं कर सकती। ये सभी हमारा पार्ट था चुनाव आचार संहिता का। ये पिछले दिन पूरे हम लोग सुन चुके थे। आज के क्लास में हम लोग जरा ध्यान से समझें, भारत के अब मेन सिस्टम पे आ जाए, हमारे यहाँ किस प्रकार से अब मतदान होता है और किस प्रकार से मतगणना होता है। देखो सभी देश में अलग अलग, पाकिस्तान की बात, अभी जस्ट पाकिस्तान में चुनाव हुआ है तो क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान में बैलेट पेपर पर इलेक्शन होते हैं, वहां ईवीएम को सभी पार्टी ने नकार दिया है कि ईवीएम से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज इधर उधर हो सकते हैं और इसीलिए वहां पे आज भी पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं।
दूसरा नंबर, पाकिस्तान में नियम क्या है कि मतदान होने के बाद कोई जो मतदान करवा रहे हैं इलेक्शन में, जो जिनको ड्यूटी, वो लोग जस्ट मतदान खत्म होगा वहीं काउंटिंग शुरू करेंगे, वहीं गिनती शुरू हो जाएगी और तब तक लोग वहीं रहेंगे जब तक गिनती खत्म नहीं हो जाती है। अगले ही दिन घोषणा कर दिया जाएगा, यानी वोट पड़ा, जस्ट गिनती, जस्ट घोषणा, कोई उलट पुलट करने के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का पाकिस्तान में प्रावधान। भारत में क्या है, अब उसको हम लोग समझे। हम लोग के मतदान के लिए हम लोग जो व्यक्ति का जहां घर है उसके सबसे नजदीक उन लोगों का मतदान केंद्र बनाया जाता है। इधर नया प्रावधान हुआ है कि जिनका भी उम्र 80 वर्ष हो चुका है या विकलांग है, तो वो लोग जाने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग अपने से, उनके लिए बैलेट पेपर आएगा और वो मुहर लगा के लिफाफा बंद करके वो भेजेंगे। सबसे पहले इसी की गिनती होगी। मतदान केंद्र सरकारी किसी भी इमारत को, कार्यालय को बनाया जाता है। इसमें जहां पे वोट पड़ता है, हमारे देश में प्रावधान किया गया है कि जहां वोट पड़ना है वहां जितने पार्टी हैं, सभी पार्टी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके एजेंट को बैठाया जाएगा। उनके एजेंट बैठेंगे इसलिए कि वे देख सके चुनाव सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, गलत वोटिंग तो कोई नहीं कर रहा है। ये सारा एजेंट किसी को भी ऑब्जेक्शन डालेंगे तो उस पर विशेष जांच हो जाएगी। और सोचिए, हमारे हर पार्टी के एजेंट हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट देगा और इसीलिए वोट देने के लिए, हाँ, इनको पोलिंग एजेंट कहते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट देगा और इसीलिए उसके उंगली में एक चिन्ह लगा दिया जाता है, स्याही लगा दिया जाता है। वो स्याही फिर छूटेगा नहीं, उस सेल समाप्ति के बाद ही छूटेगा और इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। चुनाव के समय एक प्रश्न आपसे आ सकता है कि जो वोट देते समय हाथ में जो स्याही लगाए जाते हैं वो स्याही किस चीज का है? तो सिल्वर नाइट्रेट। किस उंगली में स्याही लगाई जाती है? तो उंगली भी ध्यान से आपको सेट रखना है। किस उंगली में? तो एक कनिष्क है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये अंगूठा है। अब जल्दी से आपको बताना है किस उंगली में स्याही। आपने बहुत को वोट दिया, सिल्वर नाइट्रेट लगाया भी होगे, काले रंग का हो भी जाता है, तो आपको बताना है किस उंगली में स्याही लगाए जाते हैं। कनिष्क, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, ये 5 उंगली आपका है। अब बहुत ही अच्छा, देखो कई बच्चे का बिल्कुल आंसर सही चल रहा है, तर्जनी बिल्कुल सही आंसर है। तो तर्जनी में वहां पे चिन्ह लगा दिए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति दोबारा वोट ना दे। बिल्कुल सही, तर्जनी बिल्कुल सही जवाब। अब जो व्यक्ति अंदर जाएंगे, भारत में अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन से चुनाव होते हैं, हम लोग के यहाँ ईवीएम से चुनाव होते हैं। हर उम्मीदवार जो भी खड़े होते हैं, इस उम्मीदवार का नाम भी होता है, फोटो भी होता है और एक चुनाव का चिन्ह भी होता है। चुनाव चिन्ह में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी व्यक्ति खड़े हो रहे हैं उनके चुनाव चिन्ह में, आप सारे बच्चे को यहाँ पर मालूम है कि अगर वो राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है तो उनके चुनाव चिन्ह अलग अलग सिस्टम पे हो गए। निर्दलीय भी खड़ा होंगे तो उनको भी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा और इसके बाद जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएंगे तब ये ईवीएम सील किए जाते हैं। फिर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हमारे देश में जिस दिन वोटिंग है उसी दिन गिनती नहीं करते। चिन्ह की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि कई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ है, अब उसको नाम पढ़ने नहीं आएगा, तो नाम नहीं पढ़ रहा है तो उसको कोई बात नहीं है, चिन्ह प्रतीक एक अनपढ़ व्यक्ति भी पहचान सकता है कि हवाई जहाज छाप है तो ये इस छाप का है, पुल छाप है, तो वो व्यक्ति नाम नहीं भी पढ़ने आ रहा तो छाप देके वोटिंग कर दे। इसके लिए हम लोग चिन्ह देते हैं। चिन्ह देने की आवश्यकता आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें हमारे देश में पाकिस्तान जैसा नहीं है कि जिस दिन वोटिंग उसी दिन से गिनती। सारा वोटिंग विभिन्न चरण के होने के बाद, हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक ही दिन वोटिंग, एक ही चरण में वोटिंग और एक ही दिन गिनती। सभी चरण कंप्लीट जब हो जाएंगे तब काउंटिंग होगा और जहां पे ये रखा रहेगा ईवीएम, यहां भी हर पार्टी के एजेंट रह सकते हैं। और इसके बाद जिस दिन हमारा डेट डिक्लेयर होता है, सभी पूरे, मान लो लोकसभा का है तो पूरे देश की गिनती एक दिन होगी, विधानसभा है तो हर राज्य का, उस राज्य के पूरे विधानसभा सीट की गिनती एक दिन होगी और तय तारीख को जो सबसे ज्यादा वोट लाते हैं उन्हें विजयी घोषित किया जाता है और जिनका सबसे ज्यादा बहुमत आती है हमारे देश में सरकार बनते हैं। अब भारत में हमारा किस प्रकार से ये हमारा चुनाव है, कैसे लोकतांत्रिक है, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। अब बहुत सारी समस्याएं भी है। समस्याएं क्या है? इनको चुनौती कहते हैं। ये समस्या है कि कई बार अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप ऐसा देखेंगे कि मतदान के दिन धांधली हुआ, धांधली हुआ, ईवीएम इधर उधर हो गया, ईवीएम खराब हो गया, वोट नहीं पड़ा, लेट से पड़ा, कई तरह की समस्याएं आ सकती है। कई जगह बम चला दिए, गोली चला दिए, डर से लोग भाग गए, वोटर को डरा दिया गया। ऐसा आम बात है, आप सुन सकते हैं। चुनौती हमारे यहाँ है, कई अमीर ऐसे वर्ग भी चुनाव लड़ते होते हैं जो काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं, वोटर को प्रलोभन दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, पैसे के बल पर अपने वोट में बदलाव ला देते हैं। जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, अक्सर आप सुने होंगे कि 4 वोट से उसको जितवा दिया, डीएम से कर दिया, डीएम उल्टा पुल्टा कर दिया। सरकारी सुविधा का दुरुपयोग, ये हमारे यहाँ चुनौती के रूप में हम लोग अक्सर ये सुनते हैं। ये भी आप सुनते होंगे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ दिया गया, यहाँ नहीं रहता है ऐसा 500 आदमी का नाम जुटा हुआ है। ये सब बात आप लोग अक्सर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सभी हमारा एक चैलेंज है, चुनौती। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें चुनौती में और भी अगर बात की जाए तो अक्सर आप देखते होंगे लोकतंत्र का मतलब सामान्य व्यक्ति उठ, लेकिन कई पार्टी ऐसे हैं जो कार्यकर्ता बेचारा जूता घिसा दिया, दिन रात एक है, घर परिवार की बात सुन रहा है, डांट सुन रहा है, फिर भी पार्टी के लिए समर्पित है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी तो वो अपने परिवार को दे देंगे। उस पार्टी के कार्यकर्ता जो कर्मठ हैं, दिन रात लगे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं होता, परिवारवाद आके निकल जा रहा है। कई ऐसे हैं अपराधी वर्ग हैं, अब वो अपराधी को तो हमारे देश में कानून बना करके है कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो मालूम चलता है कि वो पत्नी को दे दिए टिकट, बेटे को दे दिए टिकट। अब अपराधी वर्ग भी डरा के धमका के इस वोटिंग की भी बात चल रही। ये सभी हमारे लोकतंत्र में चुनौती है, लेकिन इन चुनौती से हम लोग ये नहीं कह सकते कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है। हम लोग इसे नहीं कह सकते, कारण हम लोग का रिजल्ट देख के साफ पता चलता है। सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्त किया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको हटाना आसान नहीं है। सरकार ऐसा नहीं है कि जो चाहेगी तुरंत हटा देगी। दूत एक बार बन गए तो स्वतंत्र है, सरकार के विरोध में भी कुछ कर रहा है तो 2/3 बहुमत से हटेगा, सत्ता पक्ष चाह के भी नहीं हटा सकता। और आपको मालूम है कि वर्तमान में, जल्दी से बताओ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अच्छा प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो आंसर है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार हमारे यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो देख रहे हैं ये पूरे स्वतंत्र रूप से ये कार्य करते हैं। चुनाव की अधिसूचना से लेकर नतीजा तक कंप्लीट इनके हाथ में होता है। अधिकारी कोई भी हो, अगर इन्हें लगता है गड़बड़ कर रहा है तो इनको पावर है ट्रांसफर कर देने का, इनको पावर है हटा देने का। ये चुनावी ड्यूटी में कौन लगेंगे, कौन नहीं लगेंगे, कौन अधिकारी है, सब तय यही करते हैं।
इतना ही नहीं, अगर उनको लगता है कि किसी जगह पर धांधली हो गई है, तो इनको पावर है वहां पुनः मतदान का, कि फिर से मतदान होगा, मतदान कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो सोचिए इनको पूरे रूप से पावर दिया गया है। जिन लोगों को ये समस्या, इनको कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा मतदाता लोग जागरूक हो, और इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हम लोग घोषित किया है। आपसे क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हम लोग सभी मतदाता को इस दिन जागरूक करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। 25 जनवरी की डेट बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, ये सभी लोग को इसमें जागरूक किया जाता है। हमारे देश में जान के आपको बहुत गहरा आश्चर्य होगा, अमीर की तुलना में गरीब लोग वोट ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ गरीब ज्यादा वोट देते हैं, अमीर को गर्मी लगती है, घर में रह जाते हैं। गरीब लाइन लग करके पहले मतदान, तब जलपान, एकदम फॉर्म में जगे हुए हैं, लगता है कि लोकतंत्र एक पर्व नहीं, महापर्व है। बाकी सभी देशों में उल्टा है, अमेरिका वगैरह में गरीब वोट कम देता है, अमीर ज्यादा देते हैं। भारत में ठीक रिवर्स है, अमीर ही कम देते हैं, गरीब ही ज्यादा देते हैं। अब सोचिए रिवर्स सिस्टम। हर देश में परसेंटेज वोटिंग का घटते क्रम में होता है, हमारे देश में परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ते क्रम में। हम लोग पूरे जागरूक करते हैं, और ये जिनको भी इस समस्या लग रही है, ये चुनौती लग रही है, तो इससे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक नहीं। क्यों? क्योंकि जब परिणाम देखते हैं तो आपको घोर आश्चर्य होगा। दूसरे किसी देश में एक बार जो व्यक्ति चुना गया वो जल्दी हारता नहीं है, और भारत में जब आपका नतीजे आते हैं, आधा से ज्यादा सांसद और विधायक जो पहले थे वो हार जाते हैं। अगर पहले थे उनके पास पावर है तो हारना नहीं चाहिए, सोचो वो हार जाते हैं। बहुत पैसे वाले, अगर पैसे के कारण चुनाव प्रभावित होता तो आपने खुद देखा होगा, बहुत पैसे वाले फैक्ट्री के मालिक हैं, चुनाव हार जाता है। कई ताकतवर और बाहुबली, बहुत बड़े बाहुबली थे, चुनाव हार जाता है। ये कंप्लीट रूप से ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो मतदाता है जागरूक हो रहे हैं, और चुनावी राजनीति बदल रहा है। पैसा भी सब ले लेते हैं, लेकिन थ्योरी आजकल बदल गया है, खाओ पियो नोच के, लेकिन वोट देना सोच के। जो आया पार्टी सबसे खींच लेते हैं, लेकिन वोट के दिन वो अपनी मर्जी से चलते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती, और यही चीज हम लोग को इस लेसन में, चुनावी राजनीति में पढ़ना था। अब बारी है, कितना बढ़िया से इस लेसन को आपने सुना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, और कल हम लोगों का ये तीसरा पार्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तब चौथा और पांचवा, 2 पार्ट केवल और चलेंगे। उसके बाद 9th और 10th विधिवत कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़े लेवल के क्वेश्चन को अभ्यास हम सैटरडे या संडे कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो उससे आपका एकदम लाइन लेंथ क्लियर रहेगा। इधर 11th और 12th के लिए भी कंप्लीट पॉलिटी के टीचर आपको दिए गए हैं जो दिल्ली से हैं। आप केवल उनके साथ साथ ट्यूनिंग मिला के चलेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, और आप कहोगे कि सर पॉलिटी इतना कम फी में इतना अच्छा हो जाएगा, हमने नहीं सोचा था। तो हम पूरे प्रयास